हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को स्वतंत्रता के बारे में बताने जा रहा हूँ कि स्वतंत्रता क्या होती है। हम सभी लोग जानते हैं स्वतंत्रता, लेकिन स्वतंत्रता है क्या। आज मैं आप लोगों को स्वतंत्रता का अर्थ, परिभाषा और इसके प्रकारों का वर्णन करूंगा। स्वतंत्रता के कितने प्रकार होते हैं, स्वतंत्रता की परिभाषाएं क्या है, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति वर्तमान में स्वतंत्र है। वर्तमान में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, सबको आज़ादी है। स्वतंत्रता, या इसको हम आज़ादी कर सकते हैं, या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, स्वतंत्रता के कई नाम है। जैसे कि लिबर्टी नाम है, इसका फ्रीडम नाम है। लिबर्टी और फ्रीडम ये क्या है, स्वतंत्रता है। यह हमारी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता होती क्या है, जैसा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी के साथ साथ वह राजनीतिक प्राणी भी है। हर व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है। वह व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है। वह स्वतंत्र क्यों रहना चाहता है, क्योंकि जब तक व्यक्ति स्वतंत्र नहीं रहेगा तब तक वह अपना विकास नहीं कर सकता है, अपने व्यक्तित्व का डेवलपमेंट नहीं कर सकता है, अपनी पर्सनालिटी को विकसित नहीं कर सकता है। इसलिए पर्सनालिटी को विकसित करने के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। व्यक्ति अपना चतुर्मुखी विकास करना चाहता है, मानसिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक, नैतिक, शारीरिक इत्यादि विभिन्न प्रकार के विकास करना चाहता है। तो इन विकास करने के लिए स्वतंत्रता एक ऐसी परिस्थितियां हैं, स्वतंत्रता राज्य के द्वारा प्रदत्त एक ऐसी परिस्थितियां होती है जिस परिस्थिति का लाभ उठाकर व्यक्ति अपना विकास कर सकता है। तो व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। यदि स्वतंत्रता न होगी तो व्यक्ति विकसित नहीं हो पाएगा, व्यक्ति का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए स्वतंत्रता एक ऐसी प्रकार की परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति अपना नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, शैक्षणिक, धार्मिक यानी चतुर्मुखी विकास कर सकता है। यदि व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान न की जाए तो व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति है, उसको हम एक कमरे में बंद कर दें या गुलाम बना लें तो वह अपना विकास नहीं कर सकता है। तो स्वतंत्रता एक ऐसी परिस्थितियों का नाम है कि जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यता को विकसित करे, अपने प्रतिभा को विकसित करे और अपनी योग्यता और प्रतिभा को विकसित करे उस स्वतंत्रता का लाभ उठाकर। तो इस तरह से स्वतंत्रता जो होती है वह एक ऐसी प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, राज्य के द्वारा प्रदान की गई ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास कर सकता है। बिना स्वतंत्रता के हम विकास नहीं कर सकते हैं। स्वतंत्रता जो है वह अंग्रेजी भाषा की लिबर्टी से बना है। लिबर्टी यह जो लिबर्टी शब्द है, लिबर्टी यह लैटिन भाषा के लीबर से बना हुआ है। लीबर से बना हुआ है। किस भाषा से? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के लीबर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। तो इस तरह से स्वतंत्रता क्या है, इस लिबर्टी के अनुसार या लैटिन भाषा की जो शब्द व्युत्पत्ति के दृष्टि से देखें तो स्वतंत्रता का अर्थ होता है बंधनों का पूर्णतया अभाव। व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का बंधन न हो तो वह तभी व्यक्ति स्वतंत्र होता है। तो इस तरह से हम स्वतंत्रता के दो रूप देख सकते हैं, एक सकारात्मक स्वतंत्रता, दूसरा नकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता होती है जिसमें व्यक्ति पूर्णतः आजाद हो, उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो। जैसे हाफ लाख रूसों की अवस्था जो प्राकृतिक अवस्था होती है, उस प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति पूर्णतः स्वतंत्र होता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। राज्य के बंधन से मुक्त होता है, समाज के बंधन से मुक्त होता है। जैसा कि हाफ की प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति जो होता है वह क्या होता है, इधर उधर घूमता है। व्यक्ति की अवस्था जो है एक पशु की तरह से होती है, उसके मन में जो चाहे वह करता है।
और दूसरों के हित अनहित का परवाह नहीं करता है, दूसरों के हित और अनहित को नहीं देखता है, बल्कि उसकी जो इच्छा होती है, यानी कि एक तरह से अपनी इच्छा अनुसार कार्य को करने की स्वतंत्रता है। जो नकारात्मक निगेटिव लिबर्टी वह अपने इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता है। व्यक्ति कोई भी कार्य करे वो स्वतंत्र है, उसके ऊपर आजादी, उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। तो इस तरह से नकारात्मक स्वतंत्रता को हम स्वच्छंदता के रूप में लेते हैं, स्वच्छंदता के रूप में लेते हैं। स्वच्छंदता, व्यक्ति स्वतंत्र है, वह कुछ भी कर सकता है। और इसके प्रतिपादक जो हैं हाब्स हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, बेंथम हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक कौन है? हाब्स, बेंथम, रिकार्डो इत्यादि जो विचारक हैं, यह नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। यह नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। जैसा कि नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में व्यक्तिवादी बहुत ही अच्छा तर्क देते हैं। व्यक्तिवादी कहते हैं कि मनुष्यों को खुला छोड़ दिया जाए, मनुष्यों के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हो, मनुष्यों के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। राज्य को मनुष्य के किसी मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य को केवल वही कार्य करना चाहिए जो राज्य के करने योग्य हैं। जो व्यक्ति नहीं कर सकता है वही राज्य को कार्य करने चाहिए। व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है? व्यक्ति सुरक्षा नहीं कर सकता है, शांति की स्थापना नहीं कर सकता है, अपने देश की बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा नहीं कर सकता है। तो यह कार्य जो है वह राज्य को करनी चाहिए। राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए और समाज की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए और समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना चाहिए। यही राज्य को कार्य करना चाहिए। बाकी सब कार्य मनुष्य खुद कर लेंगे। व्यक्तिवादी कहते हैं मनुष्य स्वतंत्र है, वह लीजेज फेयर का समर्थन करते हैं। व्यक्ति स्वयं सारे कार्यों को कर लेंगे और व्यक्ति के किसी कार्य में इंटरफियर की जरूरत नहीं है, राज्य को हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि व्यक्तिवादी नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं, वह व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्षधर होते हैं। जैसे हाब्स, स्पेंसर हैं। स्पेंसर इसमें स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, वह वैज्ञानिक आधार पर स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। स्पेंसर का कहना है कि इसमें जितनी वस्तुएं होती हैं सब समान होती हैं, सब स्वतंत्र रूप से विकसित होती हैं। तो इसी प्रकार से मनुष्य भी स्वतंत्र रूप से विकसित होंगे। जिनमें प्रतिभा होगी, जिनमें क्षमता होगी, जिनमें योग्यता होगी, वह अपना विकास कर लेंगे। परंतु जिनके अंदर योग्यता नहीं होगी, क्षमता नहीं होगी, वह अपना विकास नहीं कर पाएंगे। तो हर्बर्ट स्पेंसर योग्यतम अतिजीविता का सिद्धांत लागू करते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि जो योग्य है वही जीवित है। जैसे जंगल में अनेक छोटे बड़े पौधे होते हैं और जो पौधे मजबूत होते हैं वह ऊपर बढ़ जाते हैं और जो कमजोर होते हैं वह दब कर उसी में नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार राज्य को भी इसी प्रकार कार्य करनी चाहिए कि व्यक्तियों को आजाद कर देना चाहिए, खुला छोड़ देना चाहिए। व्यक्ति जिनके अंदर क्षमता होगी वह विकसित हो जाएंगे और राज्य इस तरह से योग्य लोगों का ही राज्य हो जाएगा। तो इस तरह से यह नकारात्मक स्वतंत्रता की बात करते हैं। इसी तरह से हाब्स भी कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में सभी स्वतंत्र हैं, सभी समानते हैं, सभी स्वतंत्र हैं। लेकिन यह जो प्राकृतिक अवस्था की जो स्वतंत्रता होती है यह दीर्घजीवी साबित नहीं होती है, अधिक दिनों तक साबित नहीं होती है। जो नकारात्मक स्वतंत्रता यदि हम सबको नकारात्मक स्वतंत्रता दे दें तो यह समाज के लिए हित में नहीं होगा, राष्ट्र हित में नहीं होगा। जैसे हम चोर को हम कह दें कि वह चोरी करने के लिए स्वतंत्र है, तो यह समाज के हित में नहीं है। इससे दूसरों को नुकसान होने की संभावना होती है, दूसरों को हानि होने की संभावना होती है। इसी तरह से यदि हम किसी शासक को कह दें कि वह शासक स्वतंत्र है, वह जो सत्ताधारी है वह स्वतंत्र है, किसी प्रकार की विधियां बना सकता है, तो यह भी समाज के हित में नहीं है। तो ऐसे में यल्टी हाबहाउस कहते हैं, यल्टी हाबहाउस अपनी पुस्तक एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, द एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस,
एएलटी हाउस द एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस में लिखते हैं कि एक व्यक्ति की निरंकुश स्वतंत्रता का अर्थ है घोर पराधीनता। अन्य लोग घोर पराधीनता की स्थिति में होंगे और बेड़ियों में जकड़ जाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति स्वतंत्र हो जाएगा, वह स्वच्छंद हो जाएगा, वह मनमानी करने लगेगा, इसी सारे लोगों का अहित होने लगेगा। इसलिए सबको स्वतंत्रता तभी प्राप्त होगी जब उसके ऊपर कुछ न कुछ प्रतिबंध लगा दिया जाए। हर व्यक्ति के ऊपर कुछ न कुछ प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो यह जब सबको स्वतंत्रता प्राप्त होती है, प्राप्त कब होगी? जब सबके ऊपर कुछ न कुछ प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो यहां यह बात करते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता की, सकारात्मक स्वतंत्रता की, सकारात्मक स्वतंत्रता की। जैसे नकारात्मक स्वतंत्रता का एक उदाहरण मैं आपको और समझाता हूं। हम सड़क पे चलते हैं और सड़क पे लिखा है दाएं चलो, दाएं चलो, या जो ट्रैफिक रूल्स होता है उस ट्रैफिक रूल्स का हम पालन करते हैं, तभी हमारी स्वतंत्रता निहित होती है। हम कहते हैं हम स्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं जो चाहे वह करूं। मैं चाहे तो सड़क के बीच में चलूं, या चाहे तो मैं सड़क के किनारे चलूं, या बीच में चलूं, या ट्रक आ रहा है मैं इधर उधर दौड़ता जाऊं। तो ऐसे में हमारी स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं है। पता चलता है कि उधर से कोई ट्रक वाला आएगा और हमें कुछ क्रश करके चला जाएगा। इसी तरह से यदि ट्रक ड्राइवर को हम स्वतंत्र कर दें कि वह हाईवे पे चलने के लिए स्वतंत्र है, तो वह पूरे हाईवे में अपनी गाड़ी नचाता हुआ चलता रहेगा, तो इससे दूसरों लोगों को हानि हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति के ऊपर कुछ न कुछ प्रतिबंध होना चाहिए, ताकि वह स्वतंत्रता का उपभोग करे लेकिन किसी दूसरे का हित न हो, दूसरे को कम से कम हानि हो। तो हम यहाँ बात करते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता की, या इसको हम तात्विक स्वतंत्रता कहते हैं, सकारात्मक या तात्विक स्वतंत्रता की। सकारात्मक या तात्विक स्वतंत्रता की बात करते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है? सकारात्मक स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता होती है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग तो करता ही है, लेकिन उससे समाज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समाज को कोई हानि नहीं होती है, राज्य को कोई हानि नहीं होती है। तो ये सकारात्मक स्वतंत्रता कानून के पालन करने में ही निहित है। कानून के पालन करना, कानून का पालन। जब हम कानून का पालन करते हैं तभी हम स्वतंत्र होते हैं। हम कानून का जब पालन करेंगे तभी स्वतंत्र रहेंगे और हम सुरक्षित रहेंगे, हमारे साथ साथ दूसरे भी सुरक्षित रहेंगे। तो सकारात्मक स्वतंत्रता के जो प्रतिपादक हैं वह हैं कांट, रूसो। यह सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक हैं इमैनुअल कांट, हीगल, लास्की, गार्नर, बार्के, बुसांके और रूसो। इनका यह कहना है कि स्वतंत्रता तभी संभव है जब हम राज्य के द्वारा बनाए गए कानून का पालन करें, राज्य द्वारा प्रदत्त विधियां हैं उसका पालन करें। तो इस तरह से आदर्शवादी राज्य को सर्वोपरि मानते हैं, वह व्यक्ति को सर्वोपरि नहीं मानते हैं, वह राज्य को सर्वोपरि मानते हैं। वह कहते हैं कि व्यक्ति को वही सारे कार्य करना चाहिए जिसको राज्य आवश्यक समझे, यानी कि जिसको राज्य अनुमति दे। राज्य जिन जिन कार्यों की अनुमति देता है वही कार्य हमें करने चाहिए। यही हमारी स्वतंत्रता है। हमारी स्वतंत्रता कहाँ है? कानून का पालन करने में ही निहित है। हम जब कानून का पालन करते हुए अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं तो उस समय हम सभी प्रकार की आवश्यक परिस्थितियों का भी उपभोग कर रहे होते हैं और सभी प्रकार के विकास का उपभोग कर रहे होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, चारित्रिक विकास, नैतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, इसी तरह से चतुर्मुखी विकास करते हैं। तो लास्की कहते हैं, लास्की महोदय का कहना है, लास्की महोदय का कहना है, लास्की क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखने का नाम है जिसमें व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास कर सके, अपना सर्वोत्तम विकास कर सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो सकारात्मक स्वतंत्रता होती है, चाहे वह हीगल हो, कांट भी कहते हैं कि राज्य के कानून का पालन करने में ही स्वतंत्रता निहित होती है। जब हम स्वतंत्र होते हैं तो इसका तात्पर्य है कि हम राज्य के कानून का पालन करते हैं तभी स्वतंत्र होते हैं। हीगल कहते हैं कि स्वतंत्रता राज्य द्वारा बनाई गई विधियों का पालन करने में ही सच्ची स्वतंत्रता निहित है। व्यक्ति को वही कार्य करने चाहिए जिन्हें राज्य अनुमति देता है। तो इस तरह से जितने भी आदर्शवादी विचारक हैं वह राज्य को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, व्यक्ति के कार्यों को सीमित करते हैं, वह व्यक्ति को वही कार्य करने की अनुमति देते हैं जिससे राज्य के हितों में वृद्धि होती है। इसी तरह से टी एच ग्रीन महोदय का कहना है, यह भी स्वतंत्रता की सबसे अच्छी परिभाषा देते हैं। टी एच ग्रीन का कहना है कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने तथा उपभोग करने का नाम है जो कार्य करने
या उपभोग करने योग्य हों। यानी कि जो कार्य हमें करने योग्य हैं, जो चीजें हमें उपभोग करने योग्य है, वही हम करें, तभी हमारी स्वतंत्रता निहित है, उसी में हमारी स्वतंत्रता निहित है। तो इस तरह से सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक राज्य को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और व्यक्ति के कार्यों को सीमित करते हैं। व्यक्ति को यह सुझाव देते हैं कि वह राज्य के द्वारा बनाई गई विधियों का पालन करें और उसी में उनका विकास होगा। तो इस तरह से जो सकारात्मक स्वतंत्रता है, सकारात्मक स्वतंत्रता, इसके प्रतिपादक ये कहते हैं कि मनुष्य की सच्ची स्वतंत्रता उसी में है जब वह राज्य द्वारा बनाई गई विधियों का पालन करता है। अब आइए हम देखते हैं स्वतंत्रता की परिभाषा पर। स्वतंत्रता की परिभाषा क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य वह करने के लिए स्वतंत्र है जिसकी वह इच्छा रखता हो, बशर्ते वह दूसरे की स्वतंत्रता में हनन नहीं करता हो। इसी तरह से प्रोफेसर लास्की कहते हैं कि स्वतंत्रता का तात्पर्य है उन सामाजिक अवस्थाओं के ऊपर नियंत्रण का अभाव जो आधुनिक सभ्यता में व्यक्ति के सुख के लिए आवश्यक हो। स्वतंत्रता का अर्थ है लास्की कहते हैं कि स्वतंत्रता का तात्पर्य उन सामाजिक अवस्थाओं के ऊपर नियंत्रण का अभाव है जो आधुनिक सभ्यता के युग में व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है। मैकेंजी के अनुसार स्वतंत्रता सब प्रकार के प्रतिबंधों के अभाव को नहीं करते हैं, अपितु अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों को ही स्वतंत्रता कहते हैं। यानी कि अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था ही क्या है? स्वतंत्रता है। इसी तरह से टी.एच. ग्रीन कहते हैं, टी.एच. ग्रीन का कहना है कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने अथवा वस्तुओं के उपभोग करने की शक्ति है जो करने तथा उपभोग करने योग्य है। स्वतंत्रता उन कार्यों को करने तथा उपभोग करने की वस्तु है जो करने योग्य हैं या उपभोग करने योग्य हैं। इसी तरह से टॉमस पेन का कहना है, सर टॉमस पेन कहते हैं कि स्वतंत्रता उन बातों को करने का अधिकार है, उन सभी बातों को करने का अधिकार है जो दूसरे के विरुद्ध न हो, जिसे दूसरे की हानि न होती हो। प्रोफेसर इसी तरह से सीले कहते हैं कि स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है। जी.डी.एच. कोल कहते हैं कि बिना किसी बाधा के अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने का अधिकार ही स्वतंत्रता है। जी.डी.एच. कोल कहते हैं कि बिना किसी बाधा के अपने अधिकार को प्रकट करने, अपने व्यक्तित्व को प्रकट करने का नाम ही स्वतंत्रता है। सी.डी. बर्न्स कहते हैं कि स्वतंत्रता अपने व्यक्तित्व और योग्यताओं का पूर्ण विकास है। स्वतंत्रता क्या है? अपने व्यक्तित्व और योग्यताओं का पूर्ण विकास है। महात्मा गांधी का कहना है कि स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं वरन व्यक्तित्व के विकास की अवस्थाओं की प्राप्ति है। स्वतंत्रता का अर्थ या स्वतंत्रता का आशय क्या है? नियंत्रण का अभाव नहीं बल्कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए अवसरों की प्राप्ति है। इस तरह से विभिन्न विचारक स्वतंत्रता को सकारात्मक रूप में लेते हैं, कुछ विचारक उसको नकारात्मक रूप में लेते हैं, जैसे टॉमस पेन भी नकारात्मक रूप में लेते हैं, मैकेंजी हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, शीले हैं, ये लोग नकारात्मक अर्थ में लेते हैं, वही सारे विचारक सकारात्मक अर्थ में लेते हैं। इसी तरह से रैमजे मेयोर की परिभाषा है। रैमजे मेयोर का कहना है कि स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्तियों और मनुष्यों द्वारा अपने विचारों के अनुसार सोचने, उसे प्रकट करने तथा उसके कार्य करने की शक्ति का सुरक्षित उपभोग, उन्हें कानून की रक्षा के अंदर अपनी प्राकृतिक शक्तियों को अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त हो, बशर्ते कि दूसरों के समान अधिकारों का हनन नहीं करते हों। तो इस तरह से रैमजे मेयोर कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्तियों द्वारा अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास, उसको अपने विचारों का प्रकट करने के लिए, विचारों के अनुसार कार्य करने के लिए और अपनी शक्ति को सुरक्षित करने के लिए, कानून की रक्षा करने के लिए, प्राकृतिक शक्तियों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए या प्रयोग करने का अधिकार मिले, लेकिन उनके अधिकारों से दूसरे को हानि न हो। तो इस तरह से विभिन्न विद्वानों के परिभाषाओं से अवगत होते हैं।
तो इस तरह से स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता ऐसे कार्य करने की छूट है, ऐसे कार्य करने की छूट है जिन्हें राज्य प्रदान करता है, और जिन कार्यों को करके हम अपना संपूर्ण विकास कर सकते हैं, बशर्ते कि दूसरे को हानि न हो, दूसरे समाज को हानि न हो, समुदाय को हानि न हो, किसी राष्ट्र को हानि न पहुंचे, दूसरे लोगों को हानि न हो, और हम सारे कार्यों को करते रहें, तभी व्यक्ति स्वतंत्र होता है। और हम कानून का पालन करते हुए हम करें। कानून का जब उल्लंघन करेंगे तब हमारी स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा, हमारी स्वतंत्रता के ऊपर प्रतिबंध लग जाएगा, और इस तरह से हम अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं कर सकते हैं। आइए हम स्वतंत्रता के विविध प्रकारों का वर्णन करते हैं। स्वतंत्रता के प्रकार, स्वतंत्रता के प्रकार कितने हैं? स्वतंत्रता के विविध रूपों की स्वतंत्रता के 10 प्रकार को हम ले सकते हैं कि 10 प्रकार की स्वतंत्रताएं व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। जैसे पहला है प्राकृतिक स्वतंत्रता। यह प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या होती है? जो प्रकृति प्रदत्त होती है, प्रकृति प्रदत्त होती है, यानी कि उसको कोई छीन नहीं सकता, उसको कोई छीन नहीं सकता है। वह बेश होता है, वह मौलिक चीजें होती हैं, क्योंकि उसको व्यक्ति उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि कौन उत्पन्न करता है? उसको प्रकृति उत्पन्न करती है। यानी कि प्राकृतिक स्वतंत्रताएं ऐसी स्वतंत्रताएं होती हैं जो राज्य के पूर्व होते हैं। जब तक राज्य का जन्म नहीं हुआ होता है तब तो व्यक्ति अपनी उन प्राकृतिक स्वतंत्रताओं का उपभोग करता था। जैसे हाब्स लाक रूसो के सामाजिक समझौते में, हाब्स लाक रूसो के सामाजिक समझौते में हमें प्राकृतिक स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है। प्राकृतिक स्वतंत्रता, जिसे हाब्स कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र था, वह स्वतंत्र था। वह जो प्राकृतिक अवस्था होती है वह मास न्याय की अवस्था होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस की अवस्था होती है। सभी व्यक्ति स्वतंत्र थे, सभी लोग अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र थे। व्यक्ति को जो मन में आता था, जो उसकी इच्छा आती थी, वह करता था। इसी तरह से लाग भी प्राकृतिक स्वतंत्रता का पक्षधर हैं। लाग कहते हैं कि व्यक्तियों को 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। वह 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार कौन सी है? वह एक स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा जीवन का अधिकार, तीसरा संपत्ति का अधिकार। ये जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं, यह इसको कोई छीन नहीं सकता है, इसको राज्य छीन नहीं सकता है। क्यों नहीं राज्य छीन सकता है? क्योंकि उसके प्रकृति से, हम उसके स्वभाव से वह चीजें हम अलग कर दें तो फिर उसका विकास नहीं हो सकता है, उसका विकास नहीं हो सकता है। या हम उसके प्रकृति से उस चीज को अलग हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कोई पौधा है तो पौधे की जो हरियाली है, पौधा किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है। तो उस हरे रंग को हम अलग नहीं कर सकते हैं। यदि हम किसी भी प्रकार से कृत्रिम तरीके से हम उसमें कोई भी परिवर्तन करें तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा या नष्ट हो जाएगा। इसी तरह से व्यक्तियों के पास भी कुछ अधिकार होते हैं, कुछ ऐसी स्वतंत्रताएं होती हैं जिनको राज्य के द्वारा छीना नहीं जा सकता है। जैसे व्यक्ति अपना विकास करने के अधिकार उनके पास होते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने का अधिकार होता है, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार होता है, खाने का अधिकार होता है, अपना विकास करने का अधिकार होता है। तो ये सब प्राकृतिक स्वतंत्रता होती है, जिसको हम नैसर्गिक न्याय के अंतर्गत लाते हैं, नैसर्गिक न्याय के अंतर्गत लाते हैं। तो इस तरह से प्राकृतिक स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता होती है जिनको राज्य के द्वारा निर्मित नहीं किया जा सकता, राज्य के द्वारा छीना नहीं जा सकता है, या राज्य उस स्वतंत्रता का हरण नहीं कर सकता है। यदि प्राकृतिक स्वतंत्रता का हरण किया गया तो मनुष्य का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। जैसे जीवन का अधिकार है, खाने का अधिकार है, जीविकोपार्जन का अधिकार है, अपने विकास करने का अधिकार है, व्यक्ति को विवेक को विकसित करने का अधिकार है, अपना जीवन अपने इच्छा अनुसार जीवन जीने का अधिकार। ये सारे अधिकार जो क्या होते हैं वो प्राकृतिक स्वतंत्रता की श्रेणी में हम लेते हैं। दूसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यह जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है यह व्यक्ति के खुद की होती है, व्यक्ति के खुद की होती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जैसे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या है? व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करे, राज्य उस पर कोई इंटरफियर नहीं कर सकता है, लेकिन उसके कार्यों के द्वारा समाज पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यदि एक व्यक्ति, जैसा कि जे.एस. मिल करते हैं, जैसा कि जे.एस. मिल व्यक्ति के कार्यों को 2 भागों में बांटते हैं। एक है स्व संबंधी कार्य, दूसरा है पर संबंधी कार्य। जे.एस. मिल
दो प्रकार के कार्य बताते हैं, एक स्व संबंधी कार्य, एक पर संबंधी कार्य। तो जेएस मिल कहते हैं कि राज्य को व्यक्ति के स्व संबंधी कार्यों में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। जैसे व्यक्ति अपने कमरे में बंद करके यदि वह मदिरा पीता है तो उस कमरे में बंद करके जब मदिरा है तो उसके वहां पर एक्शन करने से समाज पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन वही व्यक्ति जब मदिरा पीकर, शराब पीकर सड़क पे घूमता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। तो व्यक्ति के कुछ ऐसे कार्य होते हैं जैसे कि स्वयं व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि हम क्या करें, अपना निर्णय लेने का, अपने भाग्य का निर्णय लेने का खुद अधिकार होना चाहिए, खाने पीने का अधिकार होना चाहिए, पहनने का अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। ये सारे अधिकार जो हैं वह व्यक्ति के खुद से संबंधित होते हैं, उसके स्व से संबंधित होते हैं। राज्य उनके कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यदि हम डॉक्टर बनना चाहें तो डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बनना चाहें तो इंजीनियर बन जाए, शिक्षक बनना चाहें तो शिक्षक। ये हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये हमारा पर्सनल लिबर्टी है। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी पहन सकते हैं। हम चाहे तो जींस पैंट पहने, चाहे तो जूता मोजा जींस पैंट पहने या फिर धोती कुर्ता पहने, यह पहनने की आज़ादी है। खाने की आज़ादी है, यानी कि हमें अपने जीवन अपने हिसाब से जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए। लाइफ स्टाइल हम अपनी खुद बनाएं, यह क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। नागरिक स्वतंत्रता, यह जो नागरिक स्वतंत्रता होती है यह राज्यों के द्वारा प्रदान की जाती है। किसके द्वारा प्रदान की जाती है? राज्यों के द्वारा प्रदान की जाती है। जब राज्य का गठन होता है तो राज्य का जब गठन होता है तो राज्य के गठन के साथ ही नागरिकता भी लोगों को मिल जाती है, नागरिकता भी लोगों को मिल जाती है। और चूंकि राज्य के संविधान के द्वारा क्योंकि राज्य के संविधान के द्वारा वहां के निवासियों को कुछ अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं, उनको नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। नागरिकता के नाते उनको कुछ अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं, जैसे व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्रता उनको मिलती है। वह अपने राज्य में किसी भी प्रकार से रह सकते हैं, राज्य में उनका अधिकार होता है, क्योंकि वहां के वह वासी होते हैं, इसलिए उनको अपना जीवन जीने का अधिकार होता है। लोग अपनी आय के साधन में वृद्धि कर सकते हैं या अपना जीविकोपार्जन अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरह से संपत्ति की स्वतंत्रता होती है। उनकी संपत्ति को छीना नहीं जा सकता है, यदि उनको उनकी संपत्ति को लेना है तो संपत्ति को लेने में राज्य व्यक्तियों की मंजूरी ले या फिर उसकी क्षतिपूर्ति करे, तभी वह व्यक्तियों की संपत्ति को ले। तो इस तरह से यह नागरिक स्वतंत्रताएं होती हैं कि हम अपनी संपत्ति जो होती है अपने हिसाब से कमाएं और अपनी संपत्ति की सुरक्षा स्वयं करें। राज्य यदि हमारी संपत्ति को लेता है तो उसके बदले में राज्य को क्षतिपूर्ति करना चाहिए। इसी तरह से राज्य है वह कर लगाता है, लोगों पर टैक्स लगाता है, तो जनता की अनुमति होनी चाहिए। राज्य मनमाना व्यवहार नहीं कर सकता है, निरंकुश व्यवहार नहीं कर सकता है, बल्कि राज्य कोई भी विधियां बनाने में, कोई भी टैक्स लगाने में जनता की स्वीकृति लेनी चाहिए। व्यक्तियों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और कानून के समक्ष सभी लोग समान होने चाहिए। तो इस तरह से यह जो नागरिक स्वतंत्रता होती है यह कानून के समक्ष समता में निहित होती है, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित होती है, संपत्ति की स्वतंत्रता में निहित होती है, जीवन की स्वतंत्रता में निहित होती है। यह सब हमारे नागरिक, जैसे हम भारत में रहते हैं तो हमें अधिकार है, हम भारत के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते हमको कुछ अधिकार मिले हैं, कुछ स्वतंत्रताएं मिली हैं जिनका हम उपभोग कर सकते हैं। हम आज़ादी के साथ रह सकते हैं, बशर्ते कि हमारी आज़ादी से देश की संप्रभुता और एकता अखंडता पर खतरा न उत्पन्न हो, समाज की शांति व्यवस्था भंग न होती हो। तो ऐसी स्थिति में हम स्वतंत्र रह सकते हैं। हमें अपने जीवन की स्वतंत्रता है, जीवन अपने तरीके से जीने की स्वतंत्रता है, संपत्ति यानी कि जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता है, हमें अपनी संपत्ति सुरक्षित रखने का अधिकार है, सुरक्षित रखने की स्वतंत्रता है। हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उस कुछ भी बोलने से हम समाज पर, देश पर बुरा प्रभाव नहीं बोलना चाहिए। कुछ भी बोलने से समाज या देश पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते सकते हैं, विचारों की आज़ादी है, हमें विचारों की आज़ादी है, लेकिन वह विचार किसी समाज के अहित में नहीं होना चाहिए। इसी तरह से विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी लोग समान हैं। तो ये है नागरिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता पर आते हैं हम, चौथी है राजनीतिक स्वतंत्रता।
राजनीतिक स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता होती है कि व्यक्ति के राजनीतिक कार्य में भाग लेने की आजादी होती है। व्यक्ति राजनीतिक कार्यों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं, राजनीतिक कार्यों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि सरकार को चुनने का अधिकार होता है, सरकार मत देने का अधिकार होता है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार होता है, कोई भी राजनीतिक पद पाने का अधिकार होता है, कोई भी दल बनाने का अधिकार होता है, समूह बनाने की स्वतंत्रताएं होती हैं, सरकार चुनने की स्वतंत्रता होती है। यह हम राजनीतिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। हम देखते हैं कि चुनाव आता है तो जैसे लगता है कि पूरी जनता ही चुनाव लड़ रही है। हमारे देश में लोकतंत्र आ गया है। हर व्यक्ति प्रचार करता हुआ नजर आता है, हर व्यक्ति अपने दल के समर्थन में वोट जुटाता हुआ नजर आता है, और हर व्यक्ति राजनीतिक पद पाने का अधिकारी होता है, चुनाव में खड़ा होता है, अपने पक्ष में जन समर्थन जुटाता है। तो इस तरह से चुनाव वह लड़ सकता है, वोट दे सकता है, सरकार में भाग ले सकता है, राजनीतिक पद पाने का अधिकार रखता है। वह सरकार की आलोचना सकारात्मक आलोचना कर सकता है, सरकार की सकारात्मक आलोचना कर सकता है। वो कोई भी पार्टी बना सकता है, दल बना सकता है, और समूह बना सकता है, राजनीतिक संगठन बना सकता है। तो ये सब हमको राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है। हर व्यक्ति को हम देखते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता, हम किसी पर प्रेशर नहीं बना सकते हैं कि वह तुम अमुक दल को वोट दो या अमुक व्यक्ति को वोट दो। हम व्यक्ति के ऊपर प्रेशर नहीं बना सकते हैं कि तुम कोई दल न बनाओ। यह सब किस में हो सकता है? अधिनायकवादी राज्य में हो सकता है, या फांसीवादी राज्य में हो सकता है, या फिर नाजीवादी राज्य में हो सकता है, जिसमें एक ही दल का प्रभुत्व हो सकता है। जैसे चीन में हम देख सकते हैं कि एक ही दल का साम्यवादी शासन है, वहां पे एक ही दल का प्रभुत्व है, अन्य सभी दल क्या है? वह सभी दल निर्जीव पड़े हुए हैं। तो इसको हम राजनीतिक स्वतंत्रता कहते हैं। गिल क्राइस्ट महोदय कहते हैं, गिल क्राइस्ट कहते हैं, गिल क्राइस्ट ने इस राजनीतिक स्वतंत्रता को जनतंत्र का पर्यायवाची माना है, जनतंत्र का पर्यायवाची माना है। हम आते हैं आर्थिक स्वतंत्रता पे। आर्थिक स्वतंत्रता क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता का आशय होता है कि व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की छूट होती है। व्यक्ति को अपना व्यवसाय चुनने की छूट होती है। किसी प्रकार का व्यक्तियों के ऊपर किसी प्रकार का आर्थिक प्रतिबंध न हो, या आर्थिक कार्यों का वर्गीकरण न हो कि अमुक वर्ग केवल अमुक कार्य ही कर सकता है। वर्तमान समय में देखते हैं कि जनता को आर्थिक व्यवसाय चुनने की आजादी है। वह कोई भी व्यवसाय चुन सकता है। वह चाहे तो नौकरी में जा सकता है, जनता का हर वर्ग नौकरी में जा सकता है, सेना में जा सकता है, वह कोई भी व्यवसाय अपना सकता है। सभी लोगों को जीविकोपार्जन करने के लिए छूट है, व्यवसाय की स्वतंत्रता प्राप्त है। लोगों को जीविका कमाने की स्वतंत्रता प्राप्त है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, अवसर की स्वतंत्रता प्राप्त है। तो इस तरह से जो आर्थिक अवसर है सबको समान रूप से मिले, आर्थिक अवसर सबको समान रूप से मिले, और सभी लोग आर्थिक कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो, किसी के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध न हो, सभी लोगों को व्यवसाय करने की स्वतंत्रता हो, अपना पेशा अपने मन पसंद के अनुसार पेशा करने की छूट हो। इस सबको आर्थिक स्वतंत्रता हम कहते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता में व्यक्तिवादी कहते हैं कि राज्य को व्यक्ति के आर्थिक कार्यों के ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, तभी व्यक्ति अपना आर्थिक विकास कर सकता है। तो इसी तरह से हमें आर्थिक कार्यों में राज्य का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। हम कोई भी व्यवसाय करें उस व्यवसाय में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो भी नियम कानून बने सबके लिए समान रूप से बने। GDH कोल कहते हैं, GDH कोल कहते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता खोखली है। यदि व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता न मिले तो राजनीतिक स्वतंत्रता की बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि जैसा कि जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि भूखे व्यक्ति के लिए मतों का कोई मूल्य नहीं होता है। भूखे व्यक्ति के लिए मतों का कोई मूल्य नहीं होता है। जैसे कि व्यक्ति जो मजदूर वर्ग है उसको राजनीति से नहीं मतलब होता है, राजनीति से बहुत अधिक मतलब नहीं होता है। वह केवल अपनी रोजी रोटी के निर्वहन में व्यस्त होता है, अपने परिवार का पालन पोषण करने में व्यस्त होता है, वह जीविकोपार्जन में व्यस्त होता है। उसको राजनीति और देश के दशा और दिशा से कोई मतलब नहीं होता है, कोई सरोकार नहीं होता है, क्योंकि वह आर्थिक रूप से विपन्न वर्ग होता है। और हम देखते हैं कि राजनीति में वही लोग सक्रिय होते हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं,
जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं वही लोग राजनीति करते हैं, वही लोग राजनीति में सक्रिय योगदान देते हैं। आर्थिक रूप से विपन्न व्यक्ति तो अपनी जीविका चलाने में ही मशगूल रहता है, उससे हम राजनीति की चर्चा नहीं कर सकते हैं, उससे राजनीति में भाग लेने के लिए या राजनीतिक कार्यों में हिस्सेदारी की हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कोल का कहना है कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वह क्या है, खोखली है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं नैतिक स्वतंत्रता पे। मोरल लिबर्टी, व्हाट इज मोरल लिबर्टी? मोरल लिबर्टी के प्रतिपादक रूसो, कांट, हीगल और ग्रीन है। इनका यह कहना है कि व्यक्तियों को नैतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त होनी चाहिए। व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की छूट होनी चाहिए। व्यक्ति के नैतिकता के ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। जैसे कि राज्य व्यक्ति के नैतिक मामलों में हस्तक्षेप न करे, व्यक्ति अपने नैतिकता का पालन खुद करे। हीगल कहते हैं, जैसा कि ग्रीन कहते हैं कि राज्य का कार्य है कि व्यक्ति के नैतिक विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, बाधाओं को दूर करना, यानी कि व्यक्ति का नैतिक विकास होना चाहिए। जब तक व्यक्ति का नैतिक नहीं विकास होगा तब तक राज्य सर्वोत्तम नहीं हो सकता है, राज्य अपने आदर्श को प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे कि प्लेटो का कहना है कि राज्य का उद्देश्य क्या है, सद्गुणों की प्राप्ति है। जब व्यक्ति सद्गुणी हो जाएगा, वह नैतिक रूप से सक्षम हो जाएगा, तभी राज्य का विकास होगा। तो इस तरह से जो नैतिक स्वतंत्रता होती है वह व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होती है, आचरण करने की स्वतंत्रता होती है, अपने विवेक के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता होती है। लेकिन ये नैतिक स्वतंत्रताएं जो होती हैं वह सभी के लिए समान नहीं हो सकती हैं। हर व्यक्ति के लिए नैतिक स्वतंत्रता अलग अलग हो सकती है। तो व्यक्ति नैतिक रूप से स्वतंत्र होता है, नैतिक रूप से वह स्वतंत्र होता है। कोई अच्छा आचरण करता है, कोई बुरा आचरण करता है। जो बुरा आचरण करता है उसका प्रतिफल उसको स्वयं मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, धार्मिक स्वतंत्रता पर आते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजन लिबर्टी या फ्रीडम भी कह सकते हैं। हम धार्मिक रूप से स्वतंत्र हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का आशय यह होता है कि व्यक्ति को पूजा पाठ, उपासना, विश्वास इत्यादि से छूट प्रदान होनी चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। व्यक्ति को पूजा पाठ करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। वह चाहे ईसाई धर्म को अपनाए, चाहे हिंदू धर्म को अपनाए, चाहे मुस्लिम धर्म को अपनाए, वह किसी भी धर्म में अपनी निष्ठा रख सकता है, अपनी आस्था रख सकता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। धर्म के अनुसार वह आचरण कर सकता हो, धर्म के अनुसार आचरण कर सकता हो। वह किसी भी देवी देवता का पूजा कर सकता हो, किसी भी पंथ का सदस्य हो सकता हो, कि या किसी भी संप्रदाय का सदस्य हो सकता है। यानी कि उसका विश्वास जिसमें है उस धर्म को वह अपना सकता है। इसमें हमें किसी प्रकार का न समाज का इंटरफियर होना चाहिए, न राज्य का इंटरफियर होना चाहिए। परंतु जबरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह भी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। यदि राज्य को पता चलता है कि किसी भी समुदाय का जबरदस्ती या बाध्य रूप से उसका धर्म परिवर्तन कराया गया है, तो इस स्थिति में राज्य उस कम्युनिटी के विरुद्ध है या उस संगठन के विरुद्ध, उस संस्था के विरुद्ध, उस धार्मिक संगठन के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। परंतु राज्य लोगों के धार्मिक मामले में इंटरफियर नहीं कर सकता है। हम देखते हैं कि आज हर राज्य धर्मनिरपेक्ष होता जा रहा है। अपने स्वयं को वह राज्य क्या कर रहा है, धर्मनिरपेक्ष कर रहा है। स्वयं को राज्य धर्मनिरपेक्ष कर रहा है, यानी कि उसका जो आचरण है वह धर्म के मामले में वह क्या है, निरपेक्ष है। उसके दृष्टि में सभी धर्म समान है, वह सभी धर्मों को सम्मान देगा, किसी भी धर्म का अपमान नहीं करेगा और किसी भी धर्म के मामले में वह उसकी खुद का कोई इंटरफियर नहीं होगा। तो इस तरह से धर्मनिरपेक्ष राज्य जो होते हैं वह धार्मिक आचरण करने के लिए लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। सामाजिक स्वतंत्रता, जैसा कि सामाजिक स्वतंत्रता यह कहाँ संभव होती है, यह समाज में ही संभव होती है। सामाजिक स्वतंत्रता हमें समाज में ही संभव होती है और समाज में ही मिलती है। समाज में समान रूप से जीवन जीने का अधिकार हर व्यक्ति को मिले, यह सामाजिक स्वतंत्रता है। सबको अपना विकास करने के लिए, अपना नैतिक विकास करने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए या अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए समान अवसर प्राप्त हो, यह क्या है, सामाजिक स्वतंत्रता हो। यानी कि अपने
लोग अस्तित्व को बनाएं, अस्तित्व को मजबूत करें, और अस्तित्व बनाने के लिए समाज में जो भी सुविधाएं हैं वह हर नागरिकों को प्राप्त हो। जैसे कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है, अनुच्छेद 15 धर्म, अनुच्छेद 15 में क्या है? धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति, इन आधारों पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वह किसी भी धर्म का हो, वह किसी कहीं का भी रहने वाला हो, वह कहीं का किसी भी वंश का हो, चाहे वह राजघराने का हो, चाहे एक निम्न घराने का हो, वह स्त्री हो या पुरुष हो, वह किसी भी लिंग का हो, किसी भी जाति का हो, उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सबको समान सुविधाएं प्राप्त होंगी, समान अवसर प्राप्त होगा, और सामाजिक विषमता का अंत किया जाएगा। इन आधारों पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इन आधारों पर किसी भी जाति के साथ, किसी भी धर्म के साथ, स्त्री या पुरुष के साथ हम किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो यह क्या है? सामाजिक स्वतंत्रता होती है। पारिवारिक स्वतंत्रता, पारिवारिक स्वतंत्रता, एल.टी. हॉबहाउस ने पारिवारिक स्वतंत्रता, पारिवारिक स्वतंत्रता की बात कौन करता है? एल.टी. हॉबहाउस, हॉबहाउस ने अपनी पुस्तक एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस में हॉबहाउस ने पारिवारिक स्वतंत्रता का वर्णन किया है, या घरेलू स्वतंत्रता का वर्णन किया है। हॉबहाउस कहते हैं कि हर व्यक्ति को पारिवारिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। पारिवारिक स्वतंत्रता क्या होती है? कि परिवार में व्यक्ति को अपना विकास करने की छूट होनी चाहिए, शिक्षा पाने की छूट होना चाहिए, व्यक्ति को स्त्री और पुरुष को समान अधिकार मिलने चाहिए, स्त्री और पुरुष को समान अधिकार मिलने चाहिए। जो उसमें वयस्क बालक हैं उनको अपना जीवन अपने हिसाब से जीने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। शादी विवाह की छूट होनी चाहिए। वह अपने मन पसंद जो युवक और युवतियां हों वह मन पसंद शादी कर सकें, यानी कि विवाह करने की भी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। वह जिससे चाहे उससे विवाह कर सकें। और बालकों को पढ़ाने लिखाने में बालकों की जिम्मेदारी जो होती है वह किसके ऊपर हो? माता पिता के ऊपर हो, गार्जियन के ऊपर हो। और उनको एक स्वतंत्र वातावरण मिलना चाहिए जिसमें वह नैतिक विकास कर सकें, आध्यात्मिक, चारित्रिक, शैक्षणिक, शारीरिक, चतुर्मुखी विकास कर सकें। और इस सबका दायित्व किसके ऊपर होना चाहिए? गार्जियन के ऊपर होना चाहिए, माता पिता के ऊपर होना चाहिए। तो इस तरह से हॉबहाउस पारिवारिक स्वतंत्रता का पक्ष लेते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता, लास्ट पॉइंट है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता क्या है? जिस तरह से व्यक्ति स्वतंत्र होता है, व्यक्ति, जैसा कि जी.एस. मिल ने कहा है कि व्यक्ति स्वयं पर, अपने मस्तिष्क पर, अपने शरीर पर संप्रभु है। व्यक्ति क्या है? वह अपने शरीर पर संप्रभु है। व्यक्ति अपने मस्तिष्क के ऊपर संप्रभु है। वह अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है, शरीर पर संप्रभु है। तो इस तरह से, जिस तरह से व्यक्ति संप्रभु है, व्यक्ति किसी के नियंत्रण में नहीं रखा जा सकता। जब व्यक्ति को किसी के नियंत्रण में रखेंगे तो वह अपना स्वतंत्र विकास नहीं कर सकता है। इसी तरह से राष्ट्र भी होता है। राष्ट्र यदि किसी के अधीन रहता है तो वहां के राष्ट्र के जो निवासी होते हैं अपने राष्ट्र का विकास नहीं कर सकते हैं। जैसे 1947 के पूर्व भारत क्या था? पराधीन था। भारत पराधीन था या गुलाम था? पराधीन था या गुलाम था। तो भारत स्वतंत्र नहीं था। तो हर राष्ट्र को यह अधिकार है कि वह अपने इच्छानुसार वहां का सरकार का गठन करे, अपने इच्छानुसार वहां की सरकार का गठन करे। वह संप्रभु हो, वह अपने आंतरिक मामलों में भी स्वतंत्र हो और बाह्य मामलों में स्वतंत्र हो। तो ये जो राष्ट्र होता है या कोई भी देश होता है, जैसे कि भारत हम ले सकते हैं, वर्तमान में भारत क्या है? संप्रभु है, स्वतंत्र है। वह आंतरिक नीतियों के मामले में और बाह्य नीतियों के मामले में भी स्वतंत्र है। इसी तरह से हम हर देश को ले सकते हैं कि जो देश दूसरे का गुलाम नहीं है, दूसरे के अधीन नहीं है, वह स्वतंत्र है। सबको राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त है और राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर सभी राष्ट्र को समान दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। तो इस तरह से ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता है, यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे छात्रों, मैंने आपको इस वीडियो में बताया स्वतंत्रता का अर्थ है, स्वतंत्रता की परिभाषाएं और स्वतंत्रता के प्रकार।
मैं इन सबसे आपको अवगत कराया। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।